हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 मार्च की जो मैथ सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। 2 और 3 का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अभी 2 शिफ्ट बची है। ठीक है, तो देखो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कोई आपके डाउट हो तो सारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में, सब जगह आपको मिल जाएगी। पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी डालता रहता हूँ। बाकी कोई भी आपके डाउट हो तो आप भेज सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम वेस्ट करे। अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर करना है। यहाँ पे बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, बोल रहा है कि दो इक्वेशन है, इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखो मान लो आप दो इक्वेशन मान लो कोई भी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। c1 और जो c2 है कांस्टेंट टर्म है। तो देखो दो इक्वेशन है जिसके कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं होंगे, जब इक्वेशन एक दूसरे को काटेंगे नहीं, मतलब इक्वेशन जब पैरेलल होंगी ना तो ये पॉसिबल होगा कि इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। और उसकी कंडीशन ये होती है कि इनका जो रेशियो होता है एक्स के कोफिशिएंट यानी a1 और a2 का रेशियो बराबर होता है y के कोफिशिएंट b1 और b2 के। लेकिन ये दोनों रेशियो बराबर नहीं होने चाहिए, इसके बराबर नहीं होने चाहिए c1 और c2 के रेशियो के। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये भी बराबर होते हैं, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो a1 है वो कितना है 18 है, और यहाँ पे ये 7 है बराबर। y का कोफिशिएंट यहाँ पे -72 है और यहाँ पे -m है, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और 18 चौके 72। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 4 28, तो 28 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे बोला कि इसको सॉल्व करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पीछे से इसको सॉल्व करना है, यानी पहले 225 का कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 15 आ जाएगा, 15 में कितना जोड़ोगे 154, तो ये कितना आ जाएगा 169, 169 का 13, यानी यहाँ तक 13 आ चुका है। 13 में फिर 108 जोड़ोगे तो 121, उसका 11 आ जाएगा। 11 में फिर 25 जोड़ोगे तो 36, 36 का 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 में 10 जोड़ोगे 16, तो 16 का 4, यानी ऊपर तो 4 आ गया, और नीचे क्या है देखो ये लिखा है 16 प्लस 19.25, और यह है 4 का स्क्वायर 16। अगर मैं यहाँ से 16 कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा ये 19.25 ये बचेगा ना, और इस पे अंडर रूट चल रहा है, यानी जो नीचे वाली वैल्यू वो है ये, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 20.25। ठीक है, ये आएगा, और इसका अंडर रूट आपको पता है 16 का तो 4 आ जाएगा, और 20.25 किसका होता है ये देखो 5 आ रहा है लास्ट में, यानी ऐसा नंबर होगा जिसमें लास्ट में 5 हो, और ये 4.5, क्योंकि 5 का 25 और 4 पंजे 20, तो 4.5 का है ये, तो ये 4.5 आ जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये बचेगा 1/4.5। 4.5 को मैं लिख सकता हूँ 9/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/9। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोले कि ए और बी एक साथ एक काम को 48 दिनों में कर सकते हैं, और ए है वो बी की तुलना में 4 गुना अधिक एफिशिएंट है। ठीक है, ए और बी के बारे में बोल रहा है कि ए है वो बी की तुलना में 4 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। जैसे अगर यहाँ एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए 4 टाइम ज़्यादा है, यानी 4 टाइम है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे जो इंग्लिश में तो लिख रहा है ए इज 4 टाइम एज वर्क एज एफिशिएंट एज बी, जबकि हिंदी में देखो क्या लिखा है 4 गुना अधिक है। अधिक का मतलब तो ये होना चाहिए कि ये 4 नहीं 5 होना चाहिए। थोड़ी ये लैंग्वेज का भी होता है, अर्थमेटिक में ना काफी क्वेश्चंस की लैंग्वेज अगर आपने पहले नहीं पढ़ी तो आपको कंफ्यूज करता है, तो इस हमेशा इसको मल्टीपल ही मानते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए अगर कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में देख लिया करो। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, तो टोटल वर्क तो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके 48 डेज में काम कर रहे हैं, और इनकी एफिशिएंसी का समय 4 और 1 5, तो टोटल वर्क हो जाएगा 5 × 48। हमसे पूछ रहा है बी अकेले कितने दिन में कर पाएगा, बी की एफिशिएंसी 1 है, यानी 1 से ये करेगा तो कितना हो जाएगा 50 होता तो 250 हो जाता, लेकिन 2 ज़्यादा से गुणा कर दिया 5 टाइम, यानी ये आ जाएगा 240, 240 दिन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बोल रहा है कि 24√3 फीट ऊंचा एक है खंबा, एक पोल है। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो 24√3 मीटर है। इससे एक टावर के शीर्ष की ऊंचाई का जो कोण है, ऊंचाई कोण या इसको कह सकते हैं उन्नयन कोण, जो ये है वो 60 डिग्री है, यानी टावर बड़ा होगा तभी तो अपना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये टावर है। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो एंगल है हमें, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री, और उधर जो पोल है उसके और टावर के पैर से 60 फीट के डिस्टेंस पे। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था जिसमें ये वाले डिस्टेंस पूछे थे, इसमें ये दे दी। पूछ रहा है टावर की लंबाई, टावर की लंबाई क्या होगी,
यानी इतनी वैल्यू तो हमें पता है, ये तो 24√3 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये वाली और फाइंड करनी है हमें, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। अब देखो 60 के केस में ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 1 है तो ये भी 1 है, क्योंकि ये तो सेम डिस्टेंस है, यानी 1 की वैल्यू 60 है। हमें किसकी चाहिए, √3 की चाहिए यहाँ तक की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 60√3। ये तो ये आ गया प्लस, हमसे पूछ रहा है टावर की लंबाई, तो 24√3 ये और इसमें ऐड करना है, तो 24√3 और ऐड हो जाएगा, तो 60 और 24 कितने हो जाएंगे, 84, 84√3 आ जाएगा। 84√3 ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि श्रीमती दीपा देवी अपनी जो इनकम है उसका 30% क्या करती है, सेव करती है, और अगर उसके वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 रुपये मिलते हैं तो उसका मासिक व्यय कितना है। देखो टोटल उसका जो पैसा मिलता है वो 42,000 रुपये मिलता है, और 30% खर्च करती है, नहीं सॉरी 30% बचाती है, तो पूछ रहा है कि व्यय कितना है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 70% होगा, क्योंकि 100% इसकी इनकम है, 30% ये सेव करती है, तो खर्च कितना करेगी 70%, तो इसका 70% निकाल लो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये तो आ जाएगा 0 0 और 7 दूनी 14, 1 असिल और 7 चौके 28 और 29,400 आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाली बात करते हैं, बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप निकालना है, यानी पेरीमीटर चाहिए। देखो क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर वर्ग है, यानी ये एक वृत्त हो गया, इसके अंदर एक स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो अगर जो सर्कल है उसकी रेडियस 5 है, तो अगर इसको मैं यहाँ से मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा, यानी अगर रेडियस 5 है तो ये 10 हो जाएगा, और ये क्या है, स्क्वायर है। आपको पता है किसी भी स्क्वायर में अगर साइड ए है तो डायगोनल होता है वो क्या होता है, √2 टाइम ऑफ ए होता है, यानी अगर इसकी साइड ए है तो ये जो 10 है ये किसके इक्वल है, √2 टाइम ऑफ ए के इक्वल है, यानी जो साइड है वो कितनी आ जाएगी, 5√2। जो इसमें आप भाग दोगे √2 का तो 5√2 आ जाएगी, यानी इसकी जो साइड है वो 5√2 आ गई। हमसे पूछ रहे हैं जो वर्ग है जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, 4a, यानी 5√2 का 4 टाइम, तो 5 चौके 20, 20√2 आ जाएगा, 20√2 ऑप्शन पहला है। ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और जिसकी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो एज है उसकी जो लेंथ है 24 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा है होल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। आपको पता है जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, इसका कर्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं, प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अब देखो बेस का एरिया निकालना तो काफी आसान है, जिससे 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। बेस क्या है, इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है अपनी, साइड है 8। ठीक है, तो अगर 8 अपनी साइड है तो इसका √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64, और 4 से कट जाएगा 16 टाइम, यानी ये आएगा 16√3। 16√3 तो एक टर्म आएगी, तो देखो 24 वाला और 22 वाला ये 2 ऑप्शन तो हट गए, अभी भी 2 ऑप्शन में हम फंस गए हैं, तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा। और कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, एल होती है। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट आती है। अब अपने पास 1/2 पेरीमीटर तो है, क्योंकि इसका बेस क्या है, इसका जो अपना बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जिसकी साइड अगर 8 है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 24 इंटू एल। अब हमारे पास जो एल निकालना है हमें, लेकिन हमें ये जो देखो ये जो तिरछा किनारा है ये एल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये एल है तो ये एल नहीं है। बेसिकली देखो यहाँ पे अपना जो बेस है वो क्या होगा, 3D फिगर होती है पिरामिड, तो यहाँ पे अपना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका जो एज यानी इसके वर्टेक्स से और इसके जो यहाँ पे इसके जो कोने हैं इसकी जो लेंथ होती है ये होती है अपनी 24 है। ठीक है, और जो अपने पास इसकी जो वो क्या होगी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, स्लैंट हाइट होगी, वो होगी इसकी जो मिड पॉइंट है साइड के मिड पॉइंट से, और इसके जो वर्टेक्स की डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो ये अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इसकी साइड 8 थी तो ये 4 होगी, ये भी 4 होगी। ठीक है, तो अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, हालांकि आपको राइट एंगल ऐसे लग नहीं रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा एक 3D फिगर है। तो एक इस तरीके से राइट एंगल बन रहा है जिसमें ये 4 है, इसके सामने 24 है, तो ये वाली साइड हमें चाहिए जो कि स्लैंट हाइट एल है। तो ये कैसे निकलेगा, 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देंगे, a प्लस बी तो 24×4 28 और a माइनस बी 24×4 20 और इसका अंडर रूट। अब देखो 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 7, तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर 7 बच जाएगा। और 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 × 5, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 अंदर बच जाएगा, यानी थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं यहाँ पे इस साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ
28 को मैंने लिख दिया 4 गुणा 7 और 20 को लिख दिया 4 गुणा 5। इसका अंडर रूट निकालना है तो 2 4 मिलके एक 4 बाहर आ जाएंगे और अंडर रूट 35 ही आ जाएगा। तो जो स्लैंट हाइट एल है वो 4 अंडर रूट 35 आ गया। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 2 से ये कट जाएगा 12 टाइम और 12 चौके 48, 48 अंडर रूट 35 प्लस 16 रूट 3। ये अपना सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। कौन सा ऑप्शन है? 16 अंडर रूट 3 प्लस 48 अंडर रूट 35, ये वाला होगा, पहला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे बोला है कि 80 लीटर के दूध के घोल में 60% क्या है? दूध है। तो मिश्रण में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए? ठीक है, देखो यहाँ पे जो मिक्सचर है अपना वो 80 लीटर का है, जिसमें 60% तो क्या है? मिल्क है, 60% मिल्क है। बोला कि मिश्रण में दूध को जो परसेंटेज है वो 80% बनाना है, तो कितना मिल्क मिलाएं? देखो जब मिल्क मिलाएंगे तो वो तो अपने आप में कितना होगा? 100% ही होगा। तो यहाँ पे तो 60% था ये वाला, मिल्क मिलाया वो 100%। ओवरऑल ये कितने लीटर का परसेंट का बन रहा है? 80 लीटर का, 80% का। इसमें एलिगेशन लग जाएगा 100 माइनस 80 यहाँ पे 20 और 80 माइनस 60 यहाँ पे 20, यानी 1:1 ही आ गया। ये 1:1 आ गया। पहले जो मिक्सचर था वो अपना 80 लीटर का था, यानी पहले 80 लीटर का था, अभी भी 1 रेशियो मिलाना है, अभी भी 80 लीटर ही हमें मिलाना होगा। तो 80 लीटर इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर है, देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे बोला है कि x और y का जो HCF है वो 15 गिवन है और हमसे पूछा है कि 36x² माइनस 81y² और 81x² माइनस 9y² का जो HCF है वो किससे डिविजिबल है। ठीक है, देखो आपको पता है इन दोनों में एक 9 तो कॉमन आएगा। ठीक है, मैक्सिमम इसमें 9 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 9 कॉमन आ रहा है, तो इनके HCF में एक 9 तो आएगा और XY का जो HCF है 15 है, तो इसका जो HCF है 135 हो जाएगा। हमसे ये पूछा कि इनका जो HCF है वो किससे डिविजिबल होगा, तो 135 से ही वो डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 15 और 9 का मल्टीप्लिकेशन आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोला गया कि एक सिलेंडर है जिसका कर्ड सरफेस एरिया 126 पाई गिवन है। आपको पता है सिलेंडर का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2 पाई RH। इसकी वैल्यू अपन को 126 पाई गिवन है और यहाँ से बोला है कि हाइट अगर इसकी 14 है तो सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। 2 से ये कट जाएगा 63 टाइम और पाई से अपना पाई कैंसिल। देखो हाइट भी पता है तो रेडियस आ जाएगी 63/h और h कितना है? 14, तो 7 दूनी 14 और 7 नाम 63, रेडियस 9/2 आ गई। हमें निकालना वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r² h। देखो पाई की फॉर्म में आंसर है तो पाई को तो ऐसे ही रखना है। r कितना है? 9/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81/4 इंटू h और h कितना है? 14। 2 से काटेंगे 2 टाइम और 2 से काटेंगे 7 टाइम, तो यह आ जाएगा 8 एकम 8 और 8 7 सॉरी 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 एकम 7 और 7 8 56, 567/2 और पाई। देखो आपको पता है अगर 500 भी होता है तो उसका हाफ 250 होता है, तो 250 प्लस आंसर आएगा। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है तो 250 प्लस है, बाकी कोई भी नहीं है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा एग्जैक्ट 283 1/2 पाई। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आप ऑप्शंस को थोड़ी सी नज़र डालोगे तो पूरी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। बोला ABC है जिन्होंने 3 4 8 के रेशियो में पैसा लगाया है और 2 3 और 5 के रेशियो में उनको प्रॉफिट हुआ है, तो पूछ रहा है जो निवेश है उसका टाइम क्या होगा। ठीक है, टाइम का रेशियो पूछा है बेसिकली। आपको पता है जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हमसे पूछा है जो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट में जब इन्वेस्टमेंट का भाग देंगे। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में है? 2 3 5 के अनुपात में, तो ये आ जाएगा 2 3 5। ये तो प्रॉफिट का हो गया। इसमें डिवाइड करेंगे किससे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कितना है? इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 8 है। थोड़ा सॉल्व करेंगे अगर इसको हम, तो 8 और 4 का कितना हो जाएगा एलसीएम? देखो 4 और 3 का 12 और 12 और 8 का 24 आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सारे रेशियो को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे सिंपल फॉर्म में हम निकाल सके। तो 3 8 24 और 8 दूनी 16, 4 6 की 24 और 6 3 18। वैसे 16 18 एक ही ऑप्शन है, आगे करने की जरूरत नहीं है। 8 3 24 3 5 15। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बोल रहे हैं कि 3 स्टूडेंट हैं ABC द्वारा एक समस्या को हल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/7 5/9 और 1/5 है। तो समस्या हल होने की संभावना हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ऐसा सवाल जब भी आता है ना, सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसके हल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी सबसे पहले हम करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं होने की। तो मैं P बार से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो अगर होने की प्रोबेबिलिटी A की 3/7 है तो नहीं होने की कितनी हो जाएगी? 1 - 3/7, तो यह आ जाएगा 4/7।
इसकी कितनी हो जाएगी 9 - 5 कितना 4/9, और इसकी हो जाएगी 4/5। ये तो नहीं होने की प्रायिकता है, तो नहीं होने की प्रायिकता ए की हो जाएगी 4/7। अभी काम खत्म नहीं हुआ है तो मल्टीप्लाई आएगा, फिर 4/9, और इसकी हो जाएगी 4/5। ठीक है, देखो कुछ कटेगा तो है नहीं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 7×9 = 63, 63 × 5 60 × 5 होता अपना 300, और 3×5 = 15, 315 आ जाएगा ये तो। और ऊपर कितना आ जाएगा 4 चौके 16 चौके 64। ये तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसा जब भी सवाल आता है ना, पहले आपको नहीं होने की निकालनी, क्योंकि इससे डायरेक्ट होने की नहीं निकल सकती। अब हमें पूछ रहा है कि समस्या सॉल्व होने की निकालनी, तो पी निकालना है, तो 1 - 64/315। ठीक है, तो 315 - 64 / 315 ये आएगा। सॉल्व करते तो 5 - 4 1, और 31 - 6 कितना आ जाएगा 25 / 315, तो कितना आ जाएगा 251/315। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोले कि रेस में है साइकिल से 15 किलोमीटर गति से 45 किलोमीटर, और ऐसे ही हमें चीजें दे रखी है। हमसे जो पूछा है उसकी एवरेज स्पीड। आपको पता है जो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 45 किलोमीटर, तो ये चलिए, तो 45 तो ये हो गया, और 40 की स्पीड से 80 ये हो गया, और 2 की स्पीड से 6 किलोमीटर ये 6, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब बात करते हैं टाइम। तो देखो 15 की स्पीड से 45 किलोमीटर चलेगा 3 घंटे तो यहाँ लगेंगे, प्लस 40 की स्पीड से 80 किलोमीटर चलेंगे 2 घंटे यहाँ लगेंगे। 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 6 किलोमीटर चलने, तो 3 घंटे यहाँ लगेंगे। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई 8 और 4 12 125, और 6 131। और टोटल टाइम कितना है 3 और 3 6 और 2 8। भाग देंगे तो 8 एकम 8 बचेंगे 5 51, और 8 6 के 48, यानी 16 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 16 पॉइंट समथिंग दे रहा है, तो पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि एक बेईमान दुकानदार है, बेईमान डीलर है। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के पहले भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे प्री में भी, अब तो ये मतलब आते ही है, और कुछ खास है भी नहीं, आप रेशियो मेथड लगाओ सिंपली इसमें। बोले कोई बेईमान डीलर है, अपने जो गुड्स है उसको 50% से अंकित मूल्य एक बेईमान डीलर अपने माल को 50% से अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज गलत लिखी है, यहाँ पे मार्कअप है। एक डिसऑनेस्ट डीलर मार्कअप हिज गुड्स बाय 50%, यानी 50% ज्यादा अंकित करता है। ठीक है, अब देखो 50% ज्यादा अंकित करता है, 50% कितना है 1/2, मतलब 2 के सामान पे 1 ज्यादा अंकित करता है, तो 2 से 3 हो जाएगा। ये किसका आ जाएगा MP का और SP का रेशियो। आगे बोल रहा है, और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 20% होता है 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये 5 से 4 हो जाएगा। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण बैलेंस या दोषपूर्ण बाट है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेस ए फॉल्टी बैलेंस विच रीड्स 1 kg फ्रॉम 900 ग्राम। एक दोषपूर्ण बाट या बैलेंस का उपयोग करता है, बेसिकली ये बाट की बात कर रहा है, और जो क्या करता है कि 900 ग्राम को 1 किलो रीड करता है। ठीक है, तो देखो वेट में क्या हो रहा है, वेट में हो रहा है कि जब वो 900 ग्राम है उसको वो कितना पड़ रहा है 1 kg पड़ रहा है, तो ये तो वेट में हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाए, अब कोई चीज 900 ग्राम है उसको अगर ये 1000 पड़ रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा ना 9 से 10, यानी 9 के सामान को 10 में बेच रहा है, एक तरीके से ये हो जाएगा, तो 9:10। तो पूछ रहा है कि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना होगा। सॉल्व करते हैं। देखो 5 दूनी 10 से ये 10 हो जाएगा कैंसिल, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3:4 आ गया। 3 के सामान को अगर आप 4 में बेचोगे तो 1 का प्रॉफिट कमा रहे हो 3 पे, 1/3 कितना होता है 33, 1/3%। ठीक है, अब यहाँ पे निकटतम है 33, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट तो हालांकि ये है पर वो है नहीं ऑप्शन में। बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल है B पर, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। B पे राइट एंगल है, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, जिसमें बोला है जो AB है उसकी लेंथ अपने पास 12 है, और एंगल CAB 60 है। देखो ये तो 90 है, CAB ये वाला 60 है। ठीक है, और हमसे पूछा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC, तो BC की लेंथ निकालें। आपको पता है 10 60 होता है √3, इसके सामने √3, ये 1 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी। हमसे पूछा गया है BC की लेंथ, BC मतलब √3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू देखो 12 है, √3 की वैल्यू पूछिए तो कितना आ जाएगा 12√3 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें डायगोनल का संख्या निकालनी है, जिसके आंतरिक कोणों का योग कितना है 2700। आपको पता है किसी भी पॉलीगन के जो इंटरनल एंगल होते हैं उसका सम होता है n - 2 × 180 डिग्री। ठीक है,
ये सारे इंटरनल एंगल है, उनके सम का फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू हमें 2700 गिवन है। सॉल्व करेंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगा और 18 से काटेंगे तो 18 एकम 18 बचेंगे 9, 90 18 पंजे 90। एन चाहिए अपन को तो 2 इधर चले जाएगा, यानी नंबर ऑफ जो साइड है वो क्या आ जाएगी 17 आ जाएंगे, यानी जो पॉलीगन है जिसकी साइड 17 है। पूछ रहा है कि इसके डायगोनल की संख्या बतानी है। तो पिछले शिफ्ट में ही हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ डायगोनल क्या होते हैं किसी भी पॉलीगन के, वो होते हैं एन, एन माइनस 3/2। एन की वैल्यू है 17, 17 माइनस 3 14, 14/2, ये 7 टाइम, और 17 संते 119, 119 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बोले कि समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। देखो बोर्ड मास का ही रूल लगाना है इसमें, और तो कुछ है ही नहीं, पर काफी लोग बोर्ड मास में भी गलती करते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटे वाले ब्रैकेट की, तो इसकी बात करते हैं -2 इंटू -1, प्लस का 2 आएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू +2 आ गई और इसके साथ 1 और ऐड है, यानी 1 + 2 मैं ये कह सकता हूँ इतनी वैल्यू 3 आ गई, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 आ गई। और ये यहाँ पे डिवाइड है और फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई में, मतलब 7 इंटू 3 ये 21 आ जाएगा, यहाँ तक इतने तक ये वैल्यू, ये 21 आ गया। इससे पहले डिवाइड का साइन लगाए और फिर ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। और देखो ये है यहाँ तक अपना, देखो ये टर्म तो अपनी अलग है, 3 है और माइनस है और माइनस में 6 है, तो 3 में से जब हम कितना माइनस करेंगे, पहले काम करते हैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो अपना मंजिला ब्रैकेट है ना, जो करली ब्रैकेट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा देखो -2 और -9, -11, -11 और -3 -14। इस वाले ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -14 आ गई यहाँ तक। और ये जो -6 से मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस, और ये है -6, और ये इससे मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में। तो आपको पता है बोर्ड मास का ही रूल हम फॉलो करेंगे, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो ये तो 3 आएगा माइनस। अब यहाँ पे कुछ साइन नहीं लगा, एक तरीके से ऑफ ही है यहाँ पे, तो पहले क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो -6 -14 से मल्टीप्लाई होगा, तो 14 6 की 84, प्लस का 84 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये 84 हो गया, ये तो माइनस चल ही रहा है, और इससे 21 से ये डिवाइड है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 21 चौके 84, 3 - 4 -1, तो -1 इस सवाल का सही आंसर है। और काफी सही लगा ये सवाल मेरे को, ठीक है, थोड़ा अच्छा है, मतलब काफी लोगों ने इसमें गड़बड़ जरूर की होगी डेफिनेटली। देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक ट्रेपेजियम है अपने पास, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है जिसकी जो एक सेकेंड रुको, ट्रेपेजियम है जिसकी जो पैरेलल साइड है उनके बीच में डिफरेंस है 12 सेंटीमीटर, समांतर भुज है उनमें जो डिफरेंस है वो 12 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 60। बोल रहा है कि अगर ट्रेपेजियम का एरिया 1380 है तो लेंथ निकालनी ईच पैरेलल साइड की। आपको पता है जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का वो क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। मैं मान लेता हूँ कि एक पैरेलल साइड x है, दूसरी y है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60, ये एरिया हो गया, जो कि अपन को 1380 गिवन है। देखो 2 से ये 30 टाइम कट जाएगा, 0 से 0, 3 से 3 चौके 12 बचेंगे, 1 3 6 के 18, तो यहाँ से x + y तो कितना आ गया अपने पास 46 आ गया। और हमें बोला है कि जो दोनों पैरेलल साइड्स है उनके बीच जो डिफरेंस है वो 12 है। x चाहिए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 46 12 58, 58 का आधा 29, और y कितना आ जाएगा 46 - 2 44, और 44 - 10 34, 34 का आधा 17, 29 17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक सैंपल डाटा है जिसमें मीन गिवन है और मीडियन गिवन है, और हमसे पूछा है मोड। आपको पता है m बराबर होता है 3m - 2m। अब कौन कौन सा m कौन कौन सा है, ये जो m है ये है मोड, ये जो m है ये होती है मीडियन, और ये जो लास्ट वाला m है ये है मीन। यानी मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन - 2 इंटू मीन। हमें मोड फाइंड करना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 3 इंटू मीडियन। मीडियन कितनी है, यहाँ पे बोला है कि जो माध्य 60 है, देखो ये माध्य नहीं है, यहाँ पे गलत लिख दिया है, माध्य 60 है और माध्य का ये मीडियन है, जो नेक्स्ट वाली है ये मीडियन है 48, तो ये 48 आ जाएगा, -2 इंटू मीन ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 40 दिया 120 और 24 144 माइनस 6 दूनी 12 120, तो ये कितना आ जाएगा 24। यही हमसे पूछा था कि जो मोड है वो क्या होगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, PQR, जिसका सेंट्रोइड क्या है अपने पास L है। यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया, R हो गया, ये क्या है अपना एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें PQR है, PQR का, और जिसमें L क्या है सेंट्रोइड है। मान लो L यहाँ पे है,
अब देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे सेंटर वैसे भी एक ही होते हैं। बोल रहा है कि पी क्यू की लेंथ 6 है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड 6 हो जाएंगी। बोल रहा है कि पी एल की लंबाई फाइंड करनी है। देखो आपको पता है अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो ये राइट एंगल हो गया। अगर इस पूरे की मैं बात करूं, यानी इसको अगर आप क्यू मान लो, क्यू नहीं इसको कुछ और मान लो, एम मान लो, तो पी से लेकर एम तक की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 36 माइनस 9, 36 में से 9 जाएंगे तो 27, 27 का होता है 9 गुणा 3 यानी 3 अंडर रूट 3। जो पी एम है इसकी वैल्यू 3 अंडर रूट 3 आ गई। ठीक है, अब आपको पता है ये है मीडियन, यानी ये मीडियन भी होती है क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें सारे सेंटर एक पे होते हैं। तो 2:1 यानी 3 रेशियो की वैल्यू अपने पास 3√3 है, 1 रेशियो की वैल्यू अपने पास √3 हो गई। हमसे पूछा है पी एल की लंबाई, पी एल यानी ये वाली लंबाई फाइंड करनी है 2 यूनिट की, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 2 टाइम, तो 2√3, 2√3 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला है कि cos 120 डिग्री का सटीक मान बताना है। देखो आपको पता है अष्टक रूल, ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन और इसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और इसका अपोजिट टेन और कॉट, और ये आ जाएगा अपना सी, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है कि नहीं। पूछ रहा है कि इसकी सटीक वैल्यू बतानी है, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो नेगेटिव दे रहा है, बाकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हो ही नहीं सकते, बाकी निकालने में कोई समस्या है भी नहीं। इसको कैसे लिखेंगे हम, cos 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। अब इसको कैसे करते हैं हम, पहले तो देखते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस। अगर इसके साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, कॉस साइन में साइन कॉस में, ऐसे ही टेन कॉट में कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में, और यहाँ पे एंगल 30 आ जाएगा। अब साइन 30 कितना होता है अपना, हाफ होता है, तो माइनस हाफ मतलब -0.5। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बोला है कि 4x² + y² 40 है और xy की वैल्यू 6 है, तो 2x + y अपन को चाहिए। देखो इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आता है, 4x² + y² प्लस 2xy का डबल 4xy। निकालना तो ये था लेकिन मैंने क्या निकाल दिया, स्क्वायर निकाल दिया। स्क्वायर तो नहीं निकालना था ना, निकालना तो यही था, तो इसका अंडर रूट ले लो तो बात बन जाएगी और वैल्यू रख दो यहाँ पे। 4x² + y² की वैल्यू 40 है, xy की वैल्यू 6 है, तो 6 गुणा 4 24 ही हो जाएगा, तो 40 और 24 64, 64 का कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बोल रहा है कि 25 पैसे के अपने पास कॉइन है, 50 पैसे के अपने पास कॉइन है, 2 रुपए के अपने पास कॉइन है और 5 रुपए के अपने पास कॉइन है। बोल रहा है कि इनका जो रेशियो है वो इस तरीके से है, 5 है, 4 है, 5:4:3:1। ठीक है, बोला है कि यदि सिक्कों की जो कुल राशि है यानी कुल अमाउंट है वो अपने पास 285 रुपए है, तो पूछ रहा है कि 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। अब देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 25 पंजे 125, 1 रुपए और 25 पैसा ये बन गया, प्लस 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपए, प्लस 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने पैसे बनेंगे, 6 रुपए, प्लस 5 रुपए का 1 सिक्का है तो कितने रुपए बनेंगे, 5 रुपए। तो टोटल कितना हो गया ये, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और ये 14.25, ये आ गया अपना 14.25। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं फ्रैक्शन में हम, ये आ जाएगा 14 1/4 आ जाएगा कि नहीं, और ये हो जाएगा 14 चौको 56 और 1 57 यानी 57/4 यूनिट। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 285। कितना गुना है इसका, ये अपना हो जाएगा 5 5 25, 5 गुना हो जाएगा ना डायरेक्ट, क्योंकि 250 और 35 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इधर मल्टीप्लाई चले जाएगा 20। हमसे पूछा है 25 पैसे और 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनके बीच में डिफरेंस। 25 पैसे के 5 सिक्के थे और जो 5 रुपए के 1 सिक्के थे उनमें डिफरेंस कितना है, 4। 4 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। तो 80 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बोल रहा है कि सलोनी द्वारा 4 पेपरों में औसत अंक है 51, 4 पेपर्स में उनके जो एवरेज हैं वो कितने हैं, 51 है, और बोल रहे हैं 5वें पेपर में उसने 56 अंक लाई। देखो 4 पेपरों में 51 थे, 5वें में वो 56 लाई, तो हमसे पूछ रहा है कि जो नया औसत क्या होगा, तो जो 5 पेपर है उनका एवरेज हमें निकालना है। तो देखो एवरेज 51 तो होगा ही, क्योंकि इसमें 51 आ रहे थे और 5वें में 51 से ज्यादा आ रहे हैं, यानी एवरेज 51 तो होगा ही। अब एवरेज से कितना ज्यादा लाइए, ये 51 से कितना ज्यादा लाइए, 5 ज्यादा लाइए। अब कितने सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा ये, 4 तो पहले थे, 1 पेपर और आ गया तो 5 में बढ़ जाएगा, ये 1 और बढ़ जाएगा यानी 52 हो जाएगा। हालांकि जिनको समझ नहीं आ रहा है बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज के वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी।
बोल रहा है 10% और 10% की जो कंसेक्यूटिव छूट है किस एकल डिस्काउंट के बराबर है। 10% क्या होता है 1/10, 10 से 9, 10 से 9, तो ये कितना हो जाएगा 100 से कोई चीज 81 हो गई, तो डिस्काउंट कितने का आ गया 19% का आ गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, छूट होती है दो सक्सेसिव डिस्काउंट a + b - ab/100, ये हो जाएगा 10 + 10 20 - 10 × 10/100। कैसे भी करके निकालो, आपकी मर्जी है, तो भी 19 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला है कि निम्नलिखित डेटा का बहुलक निकालना है। बहुलक मतलब मोड। आपको पता है मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है वही मोड होता है। तो ऑप्शन से बनाएंगे। 28 को देखते हैं कितनी बार आ रहा है, 28 एक तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब 27 को देखते हैं, 27 कितनी बार आ रहा है, 27 एक तो अपना ये रहा, एक 27 यहाँ पे है, एक 27 यहाँ पे है, यानी 3 बार हो गया, तो 28 तो मोड नहीं हो सकता क्योंकि 3 टाइम तो यही आ गया। 30 को चेक करते हैं, अगर 30 की मैं बात करूँ तो 30 सिर्फ एक बार ही नजर आ रहा है, इससे ज्यादा तो 27 ही था, यानी ये भी नहीं हो सकता। 31 एक तो यहाँ पे है और 31 और कहीं नहीं है, यानी 31 भी नहीं हो सकता। 27 जब से ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है तो यही अपना मोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की जो एज है उनमें रेशियो था 7:5, और अब से 4 साल बाद उनका रेशियो है 11:9। अब देखो ये बोल रहे हैं 6 वर्ष पहले, यानी यहाँ पे आप वर्तमान में हो, करंट में हो, यहाँ से 6 साल पहले गए -6 ईयर, और अब से 4 साल बाद यानी करंट से 4 साल बाद, और तो टोटल ये कितने ईयर का गैप हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल टाइम ये कितने ईयर का गैप हो गया, तो देखो वर्तमान से 6 साल पहले, तो 6 साल तो ये हो जाएंगे और 4 साल ये 10 ईयर हो गए, ठीक है। काफी लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा, बट कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मान लो मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे 2000 अभी, ठीक है, ऐसे ही समझ लो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 6 साल हम पीछे चले गए और इस पॉइंट से 4 साल आगे चले गए, तो 10 हो जाएंगे। आप वैसे भी निकाल सकते हो, जब भी आपको ईयर निकालने हो तो इनका अंतर निकालना है। अंतर मतलब बड़े में से छोटी वैल्यू, 4 में से माइनस करना है 6, तो -6, तो 4 + 6 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों जगह 10 10 आ जाएगा, वही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। 7 नाम 63 और 11 पंजे 55, 63 - 55 कितना आ जाएगा, ये 5 और 3 8 यूनिट, इस 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 11 धाई के 110 माइनस 9 धाई के 90, तो यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। हमसे पूछा है वर्तमान में एक ही एज बतानी है। देखो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू में बात करूँ तो 20/8 आएगा, जिसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5/2 ईयर आ गया। अब हमें पूछ रहा है कि करंट में ए की एज बताओ, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ए की बात करूँ तो ए की एज 7 यूनिट है, इसका मैं 7 गुना निकालू तो कितना आएगा, ये 5 7 35 का 35/2, यानी 35/2 मतलब 17.5। लेकिन ये जो 17.5 ईयर एज है ये कब है, ये जो 7:5 कब था, वर्तमान से 6 साल पहले की, जबकि हमसे पूछ रहा है वर्तमान में, यानी वर्तमान में जाने के लिए इसमें 6 ईयर और ऐड करना पड़ेगा, तो 17 और 6 कितने हो जाएंगे 23, तो 23 1/2 ईयर इसकी करंट एज हो जाएगी, जो कि ऑप्शन अपना थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे यदि ब्याज को हाफ ईयरली हम काउंट करें तो 2 वर्षों के लिए 10% रेट से करना है। ब्याज है 6500 रुपए की राशि पर उधार ली जा रही है, तो राशि केवल अभिभूत मूल्य, इंग्लिश में पढ़ते हैं, थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज कर रहा है। फाइंड द अमाउंट, इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है ओनली। अगर 6500 रुपए है जिसको बोरोड किया जाता है 10% पर एनम से 2 ईयर के लिए, लेकिन जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। बेसिकली 10% रेट है लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं और 2 साल की बात हो रही है। आपको पता है रेट है 10%, लेकिन जब हाफ ईयरली करेंगे तो रेट जो नई रेट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि अगर 12 महीने की रेट 10% है तो 6 महीने की आधी हो जाएगी, यानी रेट हो जाएगी 5%। और 6500 रुपए पे ब्याज पूछ रहा है, यानी 5 5 5 5 के 4 सक्सेसिव लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर मानता हूँ, यहाँ पे 79 है, 76 है, 82 है और 81 है, यानी ऑप्शंस में काफी ज्यादा डिफरेंस है अगर देखा जाए तो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो 5 5 में जब हम सक्सेसिव लगाते हैं तो क्या आता है 5 + 5 + 5 × 5/100, यानी 10.25 आता है। वैसे तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, तो यह आ जाएगा 10.25, ये हो गया। ऐसे ही इन 2 5 में लगाएंगे तो भी 10.25 आएगा, है ना। 2 साल में मैंने मतलब 6 महीने में इन दोनों में लगा दिया, 6 महीने में इन दोनों में लगा दिया। अब क्या करूंगा, हमें लगाना तो 4 बार लगाना था ना, तो अब इन दोनों में और लगा देते हैं, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 और 25.25, तो ये हो जाएगा हाफ, और यानी 20.5, तो ये हो गया प्लस ये कितना आ जाएगा 10.25 इंटू 10.25 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा अपना ये 100। तो देखो आपको पता है कि ये लगभग 10 होता,
तो ये आता 10 गुणा 10 100/100, तो लगभग ये वैल्यू 1 आती, 1 आता अगर ये 10 सिर्फ 10 होता। लेकिन यहाँ हमें पता है कि 1 से ज्यादा आएगा, यानी ओवरऑल अभी भी हम देख रहे हैं तो 21.5% आ रहा है। ये सिर्फ मैं अप्रोक्स में ले रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में गैप है। तो रेट 21.5% आ रही है ओवरऑल, एक्चुअली इससे थोड़ी सी ज्यादा ही आएगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं 6500 की बात करूं तो 6500 का मैं वैसे हमसे क्या पूछा है इसने, अमाउंट पूछा है ना, इंटरेस्ट नहीं पूछा, अमाउंट पूछा है। अगर 6500 को मैं 21% ही निकाल के देखता हूँ 21% कितना आएगा, तो ये 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, 21 पंजे 105, 10 कैरी और 21 छः 126 और 10 136, 1365 आता। अगर सिर्फ मैं 21% निकाल रहा हूँ तो 1365 आता, यानी 6500 तो अपना ये पहले ही था, यहाँ पे 6500 तो प्रिंसिपल था ही, 1365 ब्याज और आ रहा है सिर्फ 21% से, 5 6 5 3 8, तो कितना आ रहा है 7865 आ रहा है, जबकि निकालना था 21.5% से भी थोड़ा सा ज्यादा, यानी आंसर इससे थोड़ा ज्यादा आएगा, 7865 से ज्यादा। 7650 नहीं हो सकता आंसर, 8150 इतना ज्यादा दूर तो जाएंगे नहीं, 8250 ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो 7900 ही आ जाएगा। बाकी आप एग्जैक्ट चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है, सक्सेसिव लगा के निकाल सकते हो, पर मैंने आपको ऐसे बता दिया है। और ये एक बेस्ट तरीका भी है क्योंकि वैसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये, क्योंकि देखो आपको अगर थोड़ा एग्जैक्ट में निकालना है ना, तो यहाँ पे हमने 21% निकाला था, यानी आधा परसेंट कम निकाला है। अगर 6500 का मैं 1% की बात करूँ तो 65 आएगा, आधा परसेंट 32, यानी इसमें लगभग 32 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, ये 7897 के आसपास आएगा, थोड़ा सा और ज्यादा है, यानी लगभग 7900 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बोल रहा है कि ये नंबर है इस तरीके से है 125421 निम्नलिखित में से किस संख्या से डिविजिबल है। 5 से तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए तो लास्ट में 0 या 5 चाहिए। बोल रहा है कि 5 ईयर में x रुपए की राशि पर साधारण ब्याज है, वो राशि का 2/5 है। देखो 2/5 है, मतलब मैं मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल 5 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, राशि यानी जो 5 यूनिट है उसका कितना है 2/5 है, यानी 2 ब्याज आ रहा है। ऐसा ही बराबर PRT/100 लगाऊंगा मैं, ऐसा ही तो 2 है। प्रिंसिपल हमने कितना माना था 5 इंटू रेट हमें नहीं पता क्योंकि रेट ही पूछे, तो R इंटू टाइम की बात करूँ तो क्या बोला कि 5 ईयर, तो ये 5 ईयर हो गया, डिवाइड बाई 100, 5 5 25 और 25 चौके 100, रेट निकालने हैं 4 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 8% आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। तो ये सारे क्वेश्चन थे अपने, ठीक है। ये हमने 6 मार्च की जो शिफ्ट है उसको डिस्कस कर लिया, अभी एक शिफ्ट बची है, उसको भी मैं ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी हो सके डाल दूंगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर करना। देखो वैसे तो मैं इस पेपर को 20-22 मैक्सिमम 25 मिनट में आपको सॉल्व करवा सकता था, लेकिन मैं जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जहाँ पे आप सिली मिस्टेक करते हो उन सब चीजों के बारे में बता के चलता हूँ और कुछ एक्स्ट्रा चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि सॉल्यूशन कराना, पर्पज ये है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज भी सीखो इससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाकी चैनल को शेयर जरूर करो, बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।